वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज तमाम रियासतों के वज़राए आला से मुलाकात करके 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की तैयारियों और इंतजामात पर किया तबादला ख्याल। वज़ारत सेहत ने कोविन सॉफ्टवेयर पर रियासतों के इंतजामी अहदेदारों के साथ भी किया तबादला ख्याल और जारी की रहनुमाया हिदायत। किसानों के एहतजाज पर सुप्रीम कोर्ट कल सुना सकता है फैसला। कहा, हमारा इरादा ये देखना है कि क्या हम इस मसले का दोस्ताना हल निकाल सकते हैं। इस मामले पर तश्कील दी गई कमेटी है एक अहम कदम। नए ज़रिए क़वानीन से मुताल्लिक़ कमेटी की सिफारिशात को किया जाएगा कबूल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वकला से कहा कि वो किसानों को समझा बुझाकर बुजुर्गों और खवातीन को घर करें रवाना। दिल्ली और महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू की तस्दीक के बाद मुल्क के 9 रियासतों में फैला बर्ड फ्लू। बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र मरकज ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में निगरानी में तेजी लाने की दी हिदायत। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तिजारती कोयले की कानकनी में सिंगल विंडोज सिस्टम का किया आगाज। कहा, कोयले का मुल्की मईशत के फरोग में है बड़ा रोल और इस कदम से सिंगल विंडोज सिस्टम में आएगा सुधार। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021 का दिल्ली में किया गया इनेकाद। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और नौजवानों के उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने प्रोग्राम का किया मुखातिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल करेंगे अख्तामी तकरीब को खिताब। चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत के बाद हनुमा विहारी अश्विन की इनिंग्स की वजह से हिंदुस्तान ने सिडनी टेस्ट किया ड्रॉ। सीरीज 1-1 से बराबर पर है। ब्रिस्बेन में 15 जनवरी से खेला जाएगा चौथा और आखिरी टेस्ट मैच। और भारत के 91वें बैनुल-अक़वामी फिल्म मेले में बांग्लादेश होगा फोकस मुल्क। एशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े फिल्म मेले का 16 जनवरी से गोवा में हो रहा है इनेकाद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। 16 जनवरी से मुल्क भर में टीकाकारी मुहिम का आगाज होगा, जिसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से जारी हैं। तमाम इंतजामी तैयारियों के साथ साथ कोविन ऐप के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ इंतजाम भी किए जा रहे हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी रियासतों के वज़राए आला के साथ तैयारियों के सिलसिले में मीटिंग की। इस दौरान कोविड-19 की सूरत हाल और वैक्सीन की शुरुआत के बारे में गौर व खौज किया गया। मुल्क में 2 देसी वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इजाज़त दी गई है। टीकाकारी मुहिम में तकरीबन 3 करोड़ सेहत एहलकार और सफ़े अव्वल के कारकुनों को तरजीह दी जाएगी। इस कबल वज़ीर-ए-आज़म ने सनीचर को भी एक आला सतही मीटिंग में मुल्क में कोविड से पैदा शुदा सूरत हाल और रियासतों नीज़ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में टीकाकारी की तैयारियों का जायज़ा लिया था। पहले 3 करोड़ लोग हैं, राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड के। एक प्रकार से हमारा इन हाउस व्यवस्था है, हमारी अपनी व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं। इस काम से पिछले 1 साल से लगे हुए लोग हैं। हमें पब्लिक अवेयरनेस वगैरह करते ही रहना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम जो पब्लिक अवेयरनेस है ये पहला और दूसरा राउंड पूरा होने के बाद जरूरी हो जाएगा। कुछ राज्यों से अच्छे सुझाव भी मिले हैं। केंद्र और राज्यों के बीच इस संवाद और सहयोग ने कोरोना से लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक प्रकार से फेडरलिज्म का उत्तम उदाहरण इस सारी लड़ाई में हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। मुझे संतोष है कि कोरोना के इस संकट काल में हम सभी ने एकजुट होकर काम किया। जो सीख लाल बहादुर शास्त्री जी ने दी थी, उसी पर चलने का हम सब ने प्रयास किया। तो आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी रियासतों के वज़राए आला के साथ तैयारियों के सिलसिले में मीटिंग की थी और इस दौरान कोविड-19 की सूरत हाल और वैक्सीन की शुरुआत के बारे में गौर व खौज किया गया। भारत में कोरोना का संक्रमण वैसा नहीं है
और न ही वैसा फैला है जैसा दुनिया के अन्य देशों में हमने देखा है। जितनी घबराहट और चिंता 7-8 महीने पहले देशवासियों में थी, अब लोग उससे बाहर निकल चुके हैं। ये अच्छी स्थिति है, लेकिन केयरलेस न हो जाए ये भी हमें चिंता करनी है। देशवासियों में बढ़ते विश्वास का प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर भी सकारात्मक रूप से दिखाई दे रहा है। मैं आपके राज्य प्रशासन की भी दिन रात जुटे रहने के लिए प्रशंसा करता हूं। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि हमारा मुल्क 16 जनवरी से कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ने जा रहा है और टीकाकारी मुहिम शुरू कर रहा है, जो काबिले फख्र बात है। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। और इसलिए सेकंड पार्ट इसका जो है, जो हम 50 से ऊपर वालों के लिए जाने वाले हैं, तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हमें वैक्सीन के लिए दूसरे ममालिक पर मुनहसर होना पड़ता तो हमें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने मुल्क के ही में ये वैक्सीन तैयार की। हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं, अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। भारत के टीकाकरण का जो अनुभव है, जो दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। इस दौरान वज़ारत-ए-सेहत ने कुल रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोविन सॉफ्टवेयर के चलाने वालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। ये सॉफ्टवेयर कोविड टीके को मुल्क के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने में इंतहाई अहम तरीन किरदार अदा करेगा। मीटिंग में कोविन सॉफ्टवेयर के बारे में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के फीडबैक के साथ साथ इसके इस्तेमाल और वैक्सीनेशन से कब्ल मशक़ से मिलने वाली मालूमात के बारे में तफसीली बातचीत हुई। और किसान मुजाहरे पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई है। इस पर फैसला कल आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों के मसाइल को खुश उसलूबी से हल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आज उन दरख्वास्तों पर दोबारा समाअत कर रहा है जिनमें दिल्ली की सरहद पर बैठे किसानों को हटाने का मुतालबा किया गया था। अदालत ने कहा कि उसका अहम मकसद उनके मसाइल को बेहतर ढंग से हल करना है। हुकूमत किसानों के एहतजाज के मसले पर अपना मौक़िफ़ रख रही है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़रात के माहिर तो नहीं हैं, लेकिन इस मामले में कमेटी तश्कील देना बहुत ज़रूरी है ताकि तमाम उमूर का तस्फिया हो सके। उन्होंने कहा कि वो नए ज़रई क़वानून के बारे में कमेटी की सिफारिशात को कबूल करेंगे। और मुल्क में बर्ड फ्लू के मामले में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दिल्ली और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू के तस्दीक शुदा मामलों के बाद अब तक मुल्क की 9 रियासतों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। इससे कबल मुल्क में केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामलों की तस्दीक हो चुकी है। दिल्ली के मवेशी परवरी के महकमे के मुताबिक दिल्ली में बर्ड फ्लू से हुई परिंदों की अमवात में अब तक 8 नमूने पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली में 3 मकामात मयूर विहार, द्वारका और संजय झील से मुर्दा पाए गए परिंदों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। इन 3 जगहों के नमूने भोपाल भेजे गए थे। अभी तक जालंधर भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट नहीं आई है। संजय झील को अलर्ट जोन करार दिया गया है। अब तक 27 बत्तखों की मौत हो चुकी है। तीनों डीडीए के पार्क में और इन्हें सील कर दिया गया है।
इसके अलावा महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू की तस्दीक हो गई है। महाराष्ट्र के जिला पर मरूना गांव में वाक़ पोल्ट्री फार्म में 800 के करीब मुर्गियां हलाक हो गईं, जिसके बाद नमूने जांच के लिए भेजे गए। इसमें इस बात का इंकशाफ हुआ है कि मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई है। जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, रियासत के वजीर आला ने काबीना के इजलास तलब किया और इस तरह रियासती हुकूमत ने तमाम अजला को बर्ड फ्लू से मुताल्लिक अलर्ट कर दिया। नीज़ अफसरान को सूरत हाल की निगरानी का हुक्म दे दिया। मुल्क में बर्ड फ्लू के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र तमाम रियासतों में चौकसी बढ़ गई है। सफाई सुथराई के अलावा सैनिटाइजेशन पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मरकज़ ने भी रियासती हुकूमतों से अलर्ट रहने को कहा है। मवेशी परवरी के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा है कि बर्ड फ्लू के बारे में पूरे मुल्क में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिससे खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। आज तक बर्ड फ्लू से इंसान में इन्फेक्शन का कोई मामला सामने नहीं आया है, लिहाजा इससे डरने की जरूरत नहीं है। 6 से भारत में ये डिटेक्ट हुआ है और अभी तक कोई ऐसा रोग नहीं मिला कि बर्ड फ्लू बर्ड से पोल्ट्री से आदमी में आए। तो जरूरत है एहतियात कदम उठाने का, जो हर राज्य उठा रहे हैं। एक तो व्यक्ति पहले ही कोरोना से जूझ चुका है। कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू के नाम पर मक्के के उत्पादक किसानों की दुर्दशा और छोटे छोटे 2000, 1000, 5000 पोल्ट्री किसानों पर दया करें, ऐसा अफवाह न फैलाएं। मवेशी परवरी के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि बर्ड फ्लू इंसानों में मुंतकिल नहीं होता। बर्ड फ्लू से ये मनुष्य में ट्रांसमिट नहीं होता। अच्छे ढंग से पकाएं 70 डिग्री टेम्परेचर पर। तो ये अभी तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिला है कि आदमी में ट्रांसमिट कर गया हो। इसलिए मैंने आज आग्रह किया है कि केवल गाजीपुर मंडी के कारण 500 किलोमीटर में रह रहे किसानों ने उपभोक्ता भी पैनिक है, डर गया है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि हुकूमत ने इस सिलसिले में चौकसी इख्तियार की है। तहकीकात को कर लें, इसकी गंभीरता की जांच कर लें। विभाग उतना ही अलर्ट है जितना कि कोई और अलर्ट होगा। 10 राज्यों में रिपोर्ट हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के राज्य की सरकारें उस एडवाइजरी को अमल में किए होते, चाहे दिल्ली की सरकार जो कह रहा है बत्तख मिला फलाने झील में, उन पर एहतियात किया होता तो शायद उनको समझ में आता। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों से 15 और 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया मुहिम के 5 साल मुकम्मल होने पर इंटरनेशनल समिट में नौजवानों से शिरकत की अपील की है। इस ऑनलाइन प्रोग्राम का इनेकाद तिजारत और सनत की वजारत की जानिब से सनत और दाखिली तिजारत के फ़रोग़ का महकमा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और दीगर इदारों के इश्तराक से किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट पैगाम के जरिए प्रारंभ नामी इस बैनुल-अक़वामी इजलास के बारे में कहा कि कई प्रोग्रामों के वर्चुअल इनेकाद के सबब नौजवानों को बहुत से घरेलू और आलमी फोरमों में हिस्सा लेने का अच्छा मौका मिलता है। 15 से 16 जनवरी के ऐसा ही मौका आ रहा है। मैं अपने नौजवानों से इसमें शिरकत की दरख्वास्त करता हूं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कोयले की कानें सही तरीके से चलाने की मंजूरी हासिल करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम वेब पोर्टल का इफ्तिताह किया। कोयला कानों को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने की मंजूरी हासिल करने के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। रियासती सतह पर अलग अलग ज़ाब्तों से मंजूरी लेने की वजह से कोयला कानों की तरक्की में ताख़ीर होती थी। इस वजह से मरकज़ी हुकूमत ने सिस्टम में शफाफियत लाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दुनिया में कोरोना के खिलाफ हुकूमतों ने लड़ाई लड़ी है और हमारे मुल्क की खूबसूरती यह है कि यहाँ हुकूमत और मुल्क के अवाम ने साथ मिलकर इस आलमी वबा के खिलाफ जंग लड़ी और कामयाबी हासिल की।
दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भारत में शुरू होने जा रहा है थोड़े दिनों के अंदर ही। ये लड़ाई तो हम सफलतापूर्वक लड़े ही, परंतु इसका एक दुष्परिणाम था कि दुनिया भर के अर्थतंत्र पर बहुत बुरी असर पड़ी। लॉकडाउन हुए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, माल की ढुलाई बंद हो गई, सब तरह से अर्थतंत्र पर बुरी असर पड़ी। भारत के अर्थतंत्र पर भी बुरी असर पड़ना बहुत लाजमी था और पड़ी भी है। परंतु अभी इकोनॉमिस्ट वी शेप रिकवरी की बात करते हैं, सब ग्राफ तो दे देते हैं वी शेप, मगर वी शेप रिकवरी क्यों आई मित्रों? मैंने नजदीक से देखा है कि एक और तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, खुद प्रधानमंत्री जी इसका नेतृत्व करते थे और प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत से कोरोना के खिलाफ लड़ाई का एक चरित्र तय किया था कि दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ती है, भारत के अंदर सरकार और 130 करोड़ लोग साथ में मिलकर ये लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। इसके अलावा वजीर दाखिला ने कहा कि मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में हर शोबे में तरक्की हुई है। जहां आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत कोयला के शोबे में भी 729 मीट्रिक टन कोयले की पैदावार साल 2019-20 में हासिल की जा चुकी है। 13-14 में लगभग 560 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन था और 19-20 में इसको पीछे मुड़कर देखते हैं तो 729 मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। कोयला निकालने की गति हम लगभग बढ़ाए, क्योंकि वर्ष 19-20 के अंदर ही 250 मिलियन टन कोयले का हमने आयात किया है, जो हमारे देश के लिए ना ठीक है ना हमारे अर्थतंत्र के लिए ठीक है। आज एक कार्यक्रम के अंदर ये दो कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ा गया है, मगर इसके अलावे भी ढेर सारे सुधार भी किए गए। कॉमर्शियल कोल माइनिंग की मंजूरी दी है, वो तो आप एक कार्यक्रम है ही। 100% एफडीआई को भी हमने परमिशन दिया है। कोल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हुकूमत ने कोयला इस्लाहात के साथ साथ आज कोयले के शोबे में 23 समझौते और 19 लोगों को इसके अथॉरिटी लेटर हवाले किए हैं। आज लगभग 40 निजी कंपनियों और 2 सार्वजनिक कंपनियों ने जो हिस्सा लिया था, उसमें से 23 खदानों का आवंटन हुआ है। मैं मानता हूं इससे मध्य भारत और पूर्व भारत, विशेषकर झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, इसके जो 19 कोल ब्लॉक है इसके हस्ताक्षर हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत का, 130 करोड़ का मार्केट, 130 करोड़ की आबादी का मार्केट, हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट युवा है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा युवा है, हमारे पास मेहनतकश मजदूर भी है और हमारे पास एक पारदर्शी लोकतंत्र भी है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए कोयला, कानकनी और पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने कोयले के शोबों में कई इस्लाहात की हैं। हुकूमत ने वसी पैमाने पर शफाफियत लाने के लिए कई कानून भी बनाए हैं। Modi government took a series of reforms aimed transforming the entire coal sector. We brought in legislatures and made policy changes to boost the transparency in the sector. In 2014, 2/3 of our major power plants had a critical coal stock of less than 7 days. Today, India is the second largest producer of the coal with a record production of 729 million tons in 1920. वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अटल टनल इंजीनियरिंग का शानदार नमूना मौजू पर मुनाकिद एक वेबिनार से खिताब किया। वजीर दिफा ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के कामों पर मबनी एक किताब का भी इजरा किया। इस प्रोग्राम में CDS जनरल बिपिन रावत और फौजी सरबराह MM नरवणे भी मौजूद रहे। IIT, NIT समेत दीगर इदारे भी इस प्रोग्राम से जुड़े रहे। इस मौके पर वजीर दिफा ने कहा कि खुद कफील भारत की सिमत में मुल्क तेजी से आगे बढ़ रहा है। हुकूमत ने प्राइवेट कंपनियों की सलाहियत को देखते हुए दिफा के शोबे में भी उन्हें मौका फराहम किया है। हम न केवल हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग बल्कि सॉफ्ट टेक्नोलॉजी में भी तेजी से आगे बढ़े हैं। इस दिशा में डिफेंस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO
लंबे समय से काम कर ही रहा है, पर अब सरकार ने प्राइवेट इंडस्ट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोटेंशियल को देखते हुए इस क्षेत्र में उनके लिए भी राहें खोल दी हैं। निजी क्षेत्र की सहायता के लिए हमने सरकारी ट्रायल एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज खोली हैं। साथ ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से DRDO के 450 से अधिक पेटेंट्स के लिए निःशुल्क बिना किसी फीस के अवसर उपलब्ध कराए हैं। और नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021 का पार्लियामेंट हाउस के मरकजी हॉल में इनेकाद हो रहा है। फेस्टिवल का इफ्तिताह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। इस मौके पर नौजवानों की उमूर के वजीर किरेन रिजिजू भी मौजूद थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क के नौजवानों पर यकीन रखते हैं। उनका मानना है कि नौजवान मुल्क को आत्मनिर्भर बनाते हैं और अहम किरदार अदा करते हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा इस देश के नौजवानों पर बहुत विश्वास और भरोसा करते हैं कि देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा तो भारत का ये नौजवान करेगा। और इसीलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी नारा दिया है आत्मनिर्भर भारत, इस आत्मनिर्भर भारत को अगर सशक्त और मजबूत करना पड़ेगा तो इसके लिए हमें नए इनोवेशन करने पड़ेंगे। नए स्टार्टअप के साथ इस भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमारे योगदान को और मजबूती से देने की आवश्यकता है। और हमारे मन में हमेशा एक ही विचार होना चाहिए कि मेरे लिए मेरा देश प्रथम है, नेशन फर्स्ट। इस भावना के साथ अगर हम काम करेंगे तो दुनिया के अंदर भारत को सबसे आगे बढ़ाने का काम करेगा तो भारत का नौजवान करेगा। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने आज अपने आसाम दौरे के दौरान सिलचर के पुलिस परेड ग्राउंड में विजय संकल्प रैली से खिताब कर इंतखाबी मुहिम की शुरुआत की। उन्होंने अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासत में यूपीए की सरकार में कभी काम खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ मंसूबों का इफ्तिताह ही हुआ करता था। यूपीए पर बदनुमानी का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस ने रियासतों को तरक्की से नजरअंदाज करते हुए सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए दिए थे, वहीं जब रियासत में एनडीए की हुकूमत आई तो हमने तरक्की के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का अतिया देकर नए मंसूबों की शुरुआत की। और कोरोना के खिलाफ सरकार की कोशिशों से बेहतर नतीजे भी सामने आ रहे हैं। वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस वबा से मुतासर लोगों में से अब तक 1,92,000 से ज़्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह बढ़कर 96.43% हो गई है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात कम होकर 1.44% रह गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 16,959 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में मुसलसल कामयाबी हासिल हो रही है। ICMR के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 10 जनवरी तक 17,48,99,783 नमूनों की जांच की जा चुकी है। 2 जनवरी को 9,58,125 नमूनों की जांच की गई। भारत का बैनुल-अक़वामी फिल्मी मेला 16 जनवरी से गोवा में शुरू हो रहा है। मेले में दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। एशिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने फिल्मी मेले में शायकीन की जबरदस्त दिलचस्पी देखी जाती है। गोवा में हर बरस मुनक़िद किए जाने वाले भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म मेले के 51वें एडिशन के आगाज में अब महज चंद ही रोज बाकी हैं। साल की इब्तिदा फिल्मों के इस महाकुंभ से हो रही है, जिस पर दुनिया भर की नजरें होती हैं। कोरोना के सबब इस फिल्मी फेस्टिवल को 2020 में मुलतवी कर दिया गया था और अब इसका एहतमाम इस साल जनवरी में हो रहा है। एक तरफ जहां गोवा इस फेस्टिवल के लिए पूरी तरह से तैयार है, वहीं इसका इनेकाद इस बार हाइब्रिड फॉर्म यानी वर्चुअली तौर पर भी होगा। इस जश्न के सिलसिले में फिल्म इंडस्ट्री में भी बेहद जोशो खरोश है। इस सिलसिले में फिल्म अदाकार अनिल कपूर ने ट्वीट किया और लिखा, साल का ये वक्त एक बार फिर हम सबको वकार बख्शने वाला है। इफ्फी ने हमेशा दुनिया भर में भारतीय सिनेमा का परचम बुलंद किया है। पूरी टीम को नेक ख्वाहिशात। इस सिलसिले में फिल्म अदाकार अनुपम खेर ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, दोस्तों इफ्फी सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। इफ्फी का इनेकाद 16 से 24 जनवरी 2021 के दरमियान हो रहा है। बेसब्री से इंतजार है, टीम को दुआएं। अदाकारा दिया मिर्जा ने भी अपनी खुशी का इजहार करते हुए ट्विटर पर लिखा,
भारत का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसके 51वें एडिशन के लिए नेक तमन्नाएं। बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल का आगाज थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म एन अदर राउंड के साथ होगी। फेस्टिवल में कुल 224 फिल्में अलग अलग जुमरों में दिखाई जाएंगी, जिसमें 23 फीचर और 24 नॉन फीचर फिल्में शामिल हैं। फेस्टिवल की क्लोजिंग फिल्म किरोशी कुरोसावा की फिल्म वाइफ ऑफ अ स्पाई से होगी। तो तैयार हो जाइए दुनिया भर के बेहतरीन सिनेमा से लुत्फानंदोज होने के लिए और शामिल हो जाइए फिल्मों के इस मेले में। ज्योतिका ग्रोवर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सिडनी में खेला गया तीसरा टेस्ट ड्रॉ हो गया है। भारतीय टीम ने शानदार मुजाहरा करते हुए मैच को ड्रॉ कराने में कामयाबी मिली। 407 रन के हदफ का पीछा करते हुए भारत ने 5वें दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट के नुकसान पर 334 रन बनाए थे। चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत के दरमियान हुई 148 रन की साझेदारी मैच को हाईलाइट रही। चोट की वजह से ऋषभ पंत ने 97 रन की यादगार पारी खेली। हनुमान विहारी और आर अश्विन ने भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टिक कर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना किया। विहारी और अश्विन ने 6ठे विकेट के लिए 62 रन बनाए, लेकिन इस दौरान उन्होंने 258 गेंद का सामना किया, जिसके चलते भारतीय टीम मैच को ड्रॉ करा दिया। अब ब्रिस्बेन में 15 जनवरी से चौथा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। इजाजत दें। आदाब।